नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। फ्रांस पे आज बात करेंगे। फ्रांस में लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, हिंसा हो रही है और मामला काबू नहीं आ रहा है। अब एक और टूर विदेश यात्रा राष्ट्रपति ने कैंसिल कर दी है और एक बीच में रद्द करके वापस लौटे थे। आज समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस में हो क्या रहा है। दरअसल आज मेरे एक मित्र हैं, पड़ोसी हैं मेरे, उनका एक संदेश आया। उसमें उन्होंने कहा कि भाई फ्रांस में तो आरएसएस नहीं है, तो फ्रांस में ये तनाव क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा ये मैसेज मेरे पास आया है और मुझे इसका उत्तर देना है। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, इसका उत्तर आप दे पाओगे, आप शाम तक वेट करो, मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ और जब मैं वीडियो बनाऊँगा उसके आधार पर आप उसका उत्तर दे पाओगे। तो मैं आज ये समझने की कोशिश करूँगा आपके साथ कि फ्रांस में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो कौन सी चीज़ें हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि यह विदेशी हाथ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरफ से आ रही हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। लेकिन हम फ्रांस के ज़मीनी हालात से समझेंगे कि फ्रांस में ये सब क्यों हो रहा है और हम ये भी समझेंगे कि भारत जैसे देश में क्या फ्रांस में होने वाली इन चीज़ों का कोई दुष्प्रभाव पड़ सकता है। क्या भारत को फ्रांस से कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो फ्रांस में हो रहा है इसके पीछे क्या धरातल हो सकता है। तो सबसे पहले आप यूरोपियन कमीशन का ये आर्टिकल पढ़िए। इस आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि फ्रांस नहीं बल्कि एक जनरल आर्टिकल जो ये बता रहा है कि हिंसा क्यों होती है और उसमें ये बताया गया है कि जब किसी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है यानी भेदभाव होता है और लंबे समय तक भेदभाव चलता है तो लोगों में विद्रोह का भाव पनपने लगता है, लोगों के अंदर गुस्सा पनपने लगता है, जो एक दिन किसी भी देश में हिंसा में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? वायलेंस में। ये जो सूत्र वाक्य है इसको अगर आप दिमाग में रख के चलें तो आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई फ्रांस के मामले में क्या हो रहा है। अगर आप पूछें तो जिन लोगों ने फ्रांस की खबरें नहीं पढ़ी हैं, संक्षेप में बता दे रहा हूँ वहाँ क्या चल रहा है। 27 जून को फ्रांस में एक लड़का था, वहाँ पे एक 17 साल का लड़का था, नहेल एम, अपने घर से अपनी मम्मी को बहुत अच्छे से हग वग करके, 17 साल का कोई लड़का था और बहुत सारा वादा करके निकला था इतनी देर में लौटाऊंगा। वो गया एक जगह चौराहे पे, पुलिस वाले मिल गए, पुलिस वालों ने उसको गोली मार दी और बाद में कहानी बना दी कि वो लड़का एक्सीडेंट करके भागने की कोशिश कर रहा था, उसको नहीं रोकते तो वो कुछ और लोगों को मार देता, इसलिए उसको गोली मारनी पड़ी। लेकिन वहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसने मोबाइल पे वीडियो बनाया। उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कोई बच्चा, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, उसको पुलिस वालों ने रोका, थोड़ी देर उससे बात की और उसको गोली मार दी। अब आप कहेंगे कि ये गोली क्यों मार दी और क्यों। अब इससे आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ। अब इसके बाद में जब ये घटना हो जाती है तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं। 28 जून को अगले ही दिन नैन्टेर और पेरिस के एक सवर्ब का मामला था और प्रदेशों में भी तनाव खड़ा हो जाता है और प्रदर्शनकारी लोग कार, बिल्डिंग, बस शेल्टर, जहां जो मिल रहा था उसको आग में फूंक रहे हैं। दूसरे शहरों में भी फैल जाता है और वहां पर पुलिस से उनका तनाव शुरू हो जाता है। संक्षेप में एक लड़के को 17 साल की गोली मारी गई, उससे ये तनाव फैला। तो भैया हमारे देश में, भारतवर्ष में अनगिनत बच्चों को लोग गोली मार देते हैं पुलिस वाले, फेक मुठभेड़ ये सब कर करा के। तो क्या ऐसा था वहाँ पे कि वहाँ के आदमी विद्रोह पे उतारू हो गए। तो आपको पेरिस के हालात समझना पड़ेंगे और जब आप पेरिस के हालात समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पेरिस में जो हो रहा है वो अपरिहार्य था, एक ना दिन तो होना ही था। कुछ आंकड़े बता रहा हूँ भेदभाव के। पेरिस में एक सर्वे हुआ है अभी 2023 में, उसके मुताबिक वहाँ पे जो सेनेगलीज लड़कियां हैं, उस नस्ल की जो लड़कियां सेनेगल वाली, उनको
अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरव्यू में नाम आने के, जिनके नाम सेनेगलीज जैसे लगते हैं, केवल नाम वैसे होने चाहिए, उतने भर पे उनको जो जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी उसके चांसेस केवल 8.4% है। यानी अगर उसने अप्लाई कर दिया तो 10% चांसेस भी नहीं है कि उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि उसका नाम सेनेगलीज तरह का है, यानी एक अलग नस्ल के हैं वो। और जो इसी तरह से फ्रेंच जैसे नाम जिनके दिखते हैं, उन लड़कियों को 22.6% केसेस में इंटरव्यू के लिए आने की संभावना है। 8% और 22%, आप अंदाज़ा लगाइए। वहाँ 10 में से एक लड़की को भी इंटरव्यू के लिए, अगर उसका नाम वैसा है, नहीं बुलाया जाएगा। और यहाँ पे हर 5वीं लड़की को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसका बहुत सारा डाटा। इसके अलावा वहाँ पे इस्लामोफोबिया भी बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, हम भी अपने देश में देख रहे हैं। और उसमें महिलाओं के ऊपर जो हमले हुए हैं वो बता रहे हैं कि 2015 में 74% महिलाओं पर फ्रांस में हमले हुए हैं। नीदरलैंड ही एक ऐसा देश था जहाँ उससे ज़्यादा हुए थे, 90%। लेकिन ये इस तरह की बहुत सारी फिगर हैं जो बताती हैं कि तरह तरह के एक्ट आ रहे हैं। 2019 के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 1142 मामलों में नस्ल आधारित हमले हुए हैं, 1142 मामलों में। और पुलिस का डाटा बता रहा है कि जो एंटी क्रिश्चियन एक्ट हैं वो 1052 केसेस में हुए हैं। पुलिस का ही डाटा कह रहा है कि एंटी ज्यूइश एक्ट जो है वो 687 हुए हैं। और पुलिस डाटा ये भी कह रहा है कि 154 एंटी मुस्लिम एक्ट हुए हैं। अब इसको छोटे संक्षेप में सिंपल तरीके से समझें तो वहाँ पे जो ईसाई नहीं है, यहूदी है, मुसलमान है, वगैरह वगैरह है, उसके साथ बड़ा सारा भेदभाव होता है। अभी आप पुरानी कुछ घटनाओं को, जिसमें एक टीचर का गला स्लिट कर दिया गया था पेरिस में, उसको याद कीजिए। एक शार्ली हेब्दो जो मैगज़ीन है, उसके कार्टून पे जो विवाद हुआ था, उसको याद कीजिए। उसके बाद उनको मैगज़ीन को एक गुप्त स्थान से चलाना पड़ रहा है। और ये सब वहाँ हो रहा है। देखिए, भारत में भी इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन हैं। भारत में फूड हैबिट्स के नाम पे लोगों को मार दिया जाता है। जो हमारे यहाँ पे भी काऊ विजिलेंट हैं, मतलब जो गौ सेवक हैं, वो भी लोगों की हत्या कर देते हैं। ऐसे भी मामला आते रहे हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है, उस पर हम आएंगे। लेकिन फ्रांस में ये इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे सोसाइटी में रिजेंटमेंट होने लग गया। जब आप ज़्यादा करते हैं तो धीरे 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 करके एक वर्ग चिढ़ने लगता है, और वो सिस्टम से चिढ़ने लगता है क्योंकि सरकार भी उसका साथ नहीं दे रही है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो फ्रांस का जो कानून है वो लगातार संरक्षण देता है कि भाई कोई भी आदमी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। अब आप देखें, एक और नस्ली भेदभाव का एक और उदाहरण देता हूँ। ये भी 2023 के ही सर्वे का है। ये सर्वे कह रहा है 91% जो काले फ्रांसीसी हैं उनको कभी ना कभी अपने जीवन में भेदभाव का सामना करना पड़ा है। 91% लोग। और इसका मतलब यह है कि ज़्यादातर फ्रांसीसी नस्लीय भेदभाव का शिकार होते हैं। और ये सर्वे कहता है, इसको किया है इप्सोस पोलिंग एजेंसी है, IPSOS, उसने किया है। और पेरिसियन न्यूज़पेपर है वहाँ का, उसने इसको प्रकाशित किया है। और ये बता रहा है कि 25% रिस्पोंडेंट जो हैं उन्होंने कहा है कि बार बार उनके साथ में रेशियन डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है। मतलब नस्ली भेदभाव ऐसा नहीं है कभी एक बार हुआ, बार बार होता है। 44% ने कहा कभी कभी होता है, और 22% ने कहा कि रेयरली होता है। लेकिन केवल 9% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि उनके साथ कभी नहीं हुआ। यानी 91% लोगों ने कभी ना कभी जीवन में नस्ली भेदभाव को बर्दाश्त किया है। अब आप फ्रांस की सोसाइटी की एक तस्वीर आपके दिमाग में बन रही है कि वहाँ क्या होता है। और अगर नहीं बन रही हो तो याद कीजिए, नैनीताल अगर आप जाएंगे तो 2 सड़कें हैं। एक सड़क पे कभी सिर्फ अंग्रेज़ चल सकते थे, दूसरी पे भारतीय चल सकते थे। रेस्टोरेंट्स के बाहर लिखा रहता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इसी देश में होता था। गांधी जी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था क्योंकि वो गोरे नहीं थे। और भारत में हमने बहुत सारा नस्ली भेदभाव देखा है, तो इसको आप समझ लीजिए। अब देखिए एक और चीज़, आपके पास शार्ली हेब्दो वाली खबर तो आती है,
लेकिन ये सूचनाएं नहीं आती हैं। ये एक सर्वे है 2020 का जो कह रहा है कि फ्रांस में जो इस्लामोफोबिक अटैक हैं, यानी मुसलमानों पे सिर्फ धर्म के आधार पर, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो 53% बढ़ गए 2020 में। इसके साथ साथ पुलिस वायलेंस की भी बहुत सारी शिकायतें आई हैं। जैसे कि ये कहा जा रहा है कि फ्रांस में बहुत सारे पुलिस के वायलेंस हो रहे हैं, लोगों के खिलाफ बेकसूर लोगों को मार देते हैं। हमारे यहाँ पे आरोप लगते रहते हैं। इसको अगर आप जाएंगे तो बहस में उलझ जाएगा मामला, लेकिन ये भी सच है कि धर्म के आधार पर बुलडोज़र चला देना, धर्म के आधार पर दुकानें बंद करा देना, धर्म के आधार पर बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। अतिक्रमण हटेगा तो धर्म देख के हटेगा, इस तरह के आरोप आते रहे लगातार, कभी कहीं से, अलग अलग कॉर्नर्स से। तो वो है, लेकिन उसमें ये एक सिमिलरिटी अगर आप ढूंढने जाएं भारत में और उनके समाज में, तो आप ये देखेंगे कि भारत में और फ्रांस में जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं उनके साथ में पुलिस का रवैया फ़र्क होता है। यानी जो अर्बन रिच एलिट है, जिनका पैसे वैसे हैं, अमीर हैं, उनके साथ रवैया अलग होगा। लेकिन भारत में कस्टोडियल डेथ, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, यानी जो फर्जी मुठभेड़ में मार देते भारत में, तो नेता लोग गौरव से उसका जिक्र करते हैं, हमने करवा दिया। लेकिन आप अगर ये समझ लें कि ये सब कर कर के एक ऐसे बीज बो रहे हैं जो किसी दिन हिंसा में कन्वर्ट हो जाएगा और संभाले नहीं संभलेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जिस आर्टिकल से मैंने शुरुआत की है यूरोपियन यूनियन का आर्टिकल है, फ्रांस के अपनी ही संस्था का आर्टिकल है, मतलब फ्रांस जिसके मेंबर है उनका आर्टिकल है, और वो ये कह रहे हैं एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स बाई पुलिस, जब प्रोटेस्ट होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति का प्रदर्शन पुलिस करती है। ये भारत में भी फ्रांस की तरह ही समस्या है, ये सिमिलरिटी बताई गई हैं। याद कीजिए पहलवानों वाला मामला, याद कीजिए 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जब रिटायर्ड फौजी पहुंचे थे जंतर मंतर पर, तो उनके कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए गए थे। याद कीजिए किस तरह से लाठियों से पीटते हुए तस्वीरें आती हैं, अलग अलग तरह की तस्वीरें आती रहती हैं, पहलवानों के सिर फाड़ दिए थे। तो जो पुलिस बल है उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये वहाँ पे भी बीमारी है, यहाँ पे भी बीमारी है प्रदर्शनों के मामले में। इसके अलावा दोनों जगह पे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं, दोनों जगह पे ऐसे लोग हैं जो हाशिए पर हैं, जैसे कि भारत में दलित हैं, आदिवासी हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, और दूसरे डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं जिनको जो प्रिविलेज जिनको नहीं मिले हुए हैं, जो लोग वंचित तबके के लोग हैं, ऐसे अगर आप कहें, और वो लगातार सिस्टम का डिस्क्रिमिनेशन, पुलिस हरासमेंट और पुलिस की हिंसा को झेलते रहते हैं। हमारे पास में अभी ताज़ा उदाहरण मणिपुर वाला है, जिसमें आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इस तरह के अलग अलग मामलों में छत्तीसगढ़ में आप देखें क्या कितनी सारी सोनी सोरी की कहानी पढ़ लीजिए, दूसरी कहानियाँ पढ़ लीजिए, अत्याचार की गाथाएं भरी पड़ी हैं। यहाँ तक कि पुलिस ने नक्सलवादियों से लड़ने के लिए नागरिकों के अंदर ही सलवा जुडूम बना दिए थे, जिनका काम ही ये था कि आप नक्सलवादियों पे हमले करो, उनकी हत्या करो। तो इस तरह की चीज़ें, और दोनों ही देशों में सिस्टमिक इनजस्टिस यानी व्यवस्था का अन्याय बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। जैसे भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, जो दलितों के अधिकार के लिए आंदोलन होते हैं। अभी देखिए ये जातिवादी ही तो हमला था उस चंद्रशेखर के ऊपर जो हमला हुआ है, चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जो उसको गोली मारी गई है, वो बच गया, एक अलग बात है ना। और ब्रूटलिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। ये सारे फैक्टर्स बताए जा रहे हैं कि भारत में, ये मैं किसी लेख से निकाल के दे रहा हूँ, और फ्रांस में किस तरह से सिमिलरिटीज़ हैं। हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, सरकार का जो रिस्पॉन्स है वो भी सिमिलर है। फ्रांस में जो सिचुएशन को हैंडलिंग कर रहे हैं और सरकार भारत की कर रही है, दोनों का, और वहाँ पे पुलिस एक्सेस को कंडेम करती है सरकार, और यहाँ पे सरकार उसको अप्रिशिएट करती है। इसके अलावा सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट जो है वो यहाँ का, वो भी यही है, जिसे इनइक्वालिटी, असमानता, डिस्क्रिमिनेशन और सोशल डिवीज़न मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के बीच में। अब ये देखिए, ये सारे के सारे हालात आपके सामने रखे हैं। अब मैं पहले सवाल पे पहुँचता हूँ। RSS क्या है? एक संस्था है RSS,
लेकिन आपको क्या वहाँ जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं उनसे कोई तकलीफ़ है? उन्होंने आपकी भैंस खोली है? नहीं। आरएसएस एक विचार है, और वो विचार जो है, जो शुरू जहाँ से किया था कि भाई वहाँ पे आरएसएस नहीं है तो वहाँ इतना तनाव क्यों हो रहा है, ये तो कहा जाता है कि यहाँ तो आरएसएस एक विचार है। विचार कौन सा? जो नस्लों के आधार पर, या भारत में जैसे कहें धर्म के आधार पर, एक धार्मिक सुप्रीमेसी की बात करता है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस चल रही है, सरकार बता नहीं रही यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होगा, लेकिन विरोध कर रहे हैं लोग, ये बार बार गा रही है। अरे भाई, आप क्या फॉर्मेट क्या है ये तो बताओ यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हिंदू सिविल कोड तो नहीं हो सकता। जाहिर बात है, आपको आदिवासियों को भी एकोमोडेट करना पड़ेगा, आपको मुसलमानों को भी एकोमोडेट करना पड़ेगा, आपको ईसाइयों को भी करना पड़ेगा, अलग अलग जातियों को, अलग अलग प्रदेशों को, उनकी सारी चीज़ों को आपको उसमें शामिल करना पड़ेगा। तो ये छोटा मोटा काम तो है नहीं, लॉ कमीशन इस पर काम कर रहा है। लेट देम कम विद अ ड्राफ्ट। वो एक ड्राफ्ट लेके आए हैं जिसमें वो बताएं कि भाई हमारे ये होगा यूसीसी में, तब लोग रिएक्ट करेंगे कि भाई ये चीज़ आपकी भेदभाव वाली है, ऐसी वाली है, वैसी वाली है। आज मुझे कोई बता रहा था कि के आर मलकानी, पता नहीं कितने लोग उनको जानते हैं, के आर मलकानी बहुत अच्छे नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, और आरएसएस के कैडर थे। उन्होंने गुरु गोलवलकर का एक इंटरव्यू किया था, जो इंटरव्यू किसी ने मुझसे साझा किया, अभी मैं उसको वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ। उसमें गुरु गोलवलकर कह रहे हैं कि ये जो यूनिवर्सल सिविल कोड है ये भारत में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि भारत की सोसाइटी में बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारी यहाँ पे। अब ये आरएसएस के अपने आइडियोलॉग कर रहे हैं, लेकिन आज जब आप यूनिवर्सल सिविल कोड की बात करते हैं तो एक थॉट बेचा जा रहा है कि ये होगा तो एंटी मुस्लिम ही होगा, इस्लामोफोबिया को क्रश करने वाला होगा। एक बार आपको डराया इस्लामोफोबिया से, उसके बाद कह रहे हैं हम इस्लामोफोबिया को क्रश करेंगे। जैसे 370 में ससुराल होगी, प्लॉट होगा, ऐसे ही हुआ था ना। तो वो होता है, जैसे राम मंदिर के मामले में भी अलग अलग जगहों पे आपको जो बताया जाता है कि पहले आपको कुछ लोगों के लिए नफरत खड़ी की गई, अब आपको कहा जा रहा है कि उन लोगों को, चूँकि आप उनसे नफरत करते हैं तो उनको ये हमको सज़ा देनी है, ऐसे सज़ा देंगे हम, और अब भारत में रहना है तो भाई साहब हमारा झंडा हिंदी हिंदुस्तान चुनना पड़ेगा। ये बोल के आप फिर यूसीसी को टॉस करते हो। फिर बाद में पता चलेगा यूसीसी अगर आया तो, सीए नहीं आया, किसान कानून अभी तक नहीं आया है, बहुत सरकार ने जान दी थी, ये भी नहीं आएगा। और अगर आया तो उसमें वो सारे कंट्रोवर्शियल पॉइंट छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन उसको लेकर अभी से एक माहौल बन रहा है कि देखा ये पार्टी, ये देखिए ये देश की सगी नहीं है, ये मुसलमानों के साथ भागती है, ये इस तरह का एक माहौल बना। तो कुल मिला के एक आइडियोलॉजी है, डिस्क्रिमिनेशन की आइडियोलॉजी, जो धर्मों के बीच भेदभाव करती है, जो अपनी मान्यताओं को बेहतर मानती है, दूसरे की मान्यताओं को कमतर मानती है, अपने को एक बेहतर नस्ल मानती है। हम संस्कृत बोलने वाले ब्राह्मण हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, हमारी पूजा होनी चाहिए, है ना। तो ये सेम चीज़ जो है ये फ्रांस में भी है। तो फ्रांस में जो लोग डिस्क्रिमिनेशन को रोंप रहे हैं, या अलग अलग जगहों पे, ये सब कहाँ से आता है डिस्क्रिमिनेशन, ये सब आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? ये आइडियाज़ दुनिया में जो दिमाग की फैक्ट्री है देशों में आग लगाने वाली, वो एक ही जगह बैठी हुई है, एक ही देश है, वही अलग अलग जगहों पे रोंपता रहता है। तो बात यहाँ आरएसएस की नहीं है, बात उस आइडियोलॉजी की है जो दो तरह के लोगों में रंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे। देखिए ना, फ्रांस में यहूदी हैं, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, मुसलमान है डिस्क्रिमिनेशन होगा, ईसाई हैं तो आप बेहतर हैं, वो ईसाई समझ रहे हैं, हमारे यहाँ पे कह रहे हैं ईसाई गाएगा बेहतर, भाई हमारे हिंदू बेहतर हैं, ये सब मानते हैं लोग। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन की आइडियोलॉजी है, इसका नाम आप आरएसएस रख लो या कुछ और रख लो, बात यह है कि वहाँ पे ये आइडियोलॉजी तो एग्जिस्ट कर रही है ना, जो इंसानों में भेदभाव करने वाली है, या एक इंसान को एक इंसान से बेहतर बताने वाली है। तो इसका ये मतलब समझ के चलिए कि वहाँ पे भी अगर आप इसका उत्तर देना चाहें तो वहाँ पे भी आरएसएस है, लेकिन दूसरे नाम से दूसरे लोग चलाते हैं, उनका इनसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के मौसेरे भाई हैं, इनका भी वही सोच है, उनका भी वही सोच है। लेकिन अब मसला आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो। भारत में हम लोग सॉल्यूशन में जी रहे थे, भारत में हम लोग सबकी मान्यताएं, सबकी धारणाओं का ख्याल रखते थे, भारत में पुलिस के जुल्म नहीं होते थे, भारत में कस्टोडियल डेथ कम होती थी, भारत में फेक मुठभेड़ कम होती थी, भारत में अब तक 56 जैसी गौरव उसको
ग्लोरीफाई करने वाली फिल्में कभी नहीं बना करती थीं। इसी भारत में हम धीरे धीरे करके इस्लामोफोबिया को और बढ़ाने लग गए हैं। इसी भारत में हमने एक बंटवारा ये सब करके देश का कर दिया है। इसी भारत में आज हम फिर जो संभव है, लोग आराम से रहते हैं, एक दूसरे को के घर में आना जाना। एक लड़की हैं, वो मेरे साथ काम करती थी और बहुत अच्छी चिंतक हैं। वो बताती थी कि उनके पिताजी की, वो टीचर हैं उनके पिताजी, उन्होंने भी फेसबुक पे लिखा, उनके पिताजी की पोस्टिंग थी, कहीं पे शिक्षक थे। एक घर में 4-5 क्वार्टरों में अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग जाति धर्म के, और हम लोग तो पता ही नहीं चलता था हमको कौन किसी धर्म का है। तो अब आप जो कर रहे हो, ये धीरे धीरे करके इसका असर सब जगह दिखता है। आपने अलग अलग उदाहरण देखे होंगे। कहीं पे कोई बैठ के अदालत में जज साहब करें कि हिंदुओं के साथ ही क्यों हिंदुओं की भावना से मजाक होता है। कहीं कोई कुछ कह रहा है, कहीं कुछ कह रहा है। पुलिस के अंदर भी ये चीज़ दिखने लगी है, फ़ौज के अंदर भी दिखने लगी है। अभी पिछले दिनों हमने कश्मीर में देखा कि मस्जिद में घुस के बोले कि जय श्री राम बोलो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो जाएंगी। फिर ऐसी हिंसा हम अपने आसपास आमंत्रित करेंगे, जिसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ में आग लगा दी जाएगी, जिसमें मॉल्स में आग लगा दी जाएगी, वगैरह वगैरह, जो फ्रांस में हो रहा है उसके आधार पर कह रहा हूँ। तो समाज को समरसता वाले ट्रैक पे डाल के रखने में ही सभी की भलाई है। और दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत हो, अगर इस रास्ते पे चलोगे तो तनाव से बच नहीं सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।